स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। आपको पता है लास्ट चैप्टर बचा हुआ है हमारा जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। ठीक है, देखो आपको पता है कि एक मैटर को जो है हमने 3 कैटेगरीज़ में आप जनरल छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं क्लासीफाई किया था, गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट। बट एक और फॉर्म होती है, आपको पता है प्लाज्मा, वो हमारे पास यहाँ पर स्टडी में नहीं है। ठीक है, गैस और लिक्विड को जो है आपने 11th में स्टडी कर लिया था, सॉलिड को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो आपको पता है कि इन तीनों जो सब्सटेंस जो मैटर की जो क्लासिफिकेशन थी आपकी गैस, लिक्विड और सॉलिड में, ये बेसिकली जो है 2 फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करती है। एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। आपको पता है गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है नेग्लिजिबल होती है। इसके कंपैरिजन में लिक्विड में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्गर होती है और सॉलिड में जो है आपको पता ही है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, और रही थर्मल एनर्जी की बात, जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है उसमें गैसेस पार्टिकल्स में थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में सबसे कम, और जो है सॉलिड में जो है आपको पता है लोवेस्ट होती है। ठीक है, तो जब आप बुक में स्टडी करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स अपना देख लीजिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी, जो हमारे पास इन 3 मैटर को जो है 3 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करने में यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सॉलिड को जो है 2 कैटेगरी में स्टडी करेंगे। एक हमारे पास अमॉर्फस होगा और दूसरा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। देखो जो अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म वाले पर ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है बेस्ड होगा। हम कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इसमें जो है डिफरेंस लेते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। छोटी क्लासेस में भी आपने थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड पढ़ा है। ठीक है, देखो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ जो हमें स्टडी करनी है, जिनके बेस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन का बेस ले रहे हैं, वो है हमारे पास सबसे पहला है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा है रेंज ऑफ पार्टिकल्स अप टू विच दे कैन बी अरेंज्ड, और नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ सॉलिड और मेल्टिंग पॉइंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो उस सॉलिड के अकॉर्डिंग मतलब जो है मैटर करेंगी, क्लीवेज ऑफ सॉलिड और हमारे पास नेचर ऑफ सॉलिड, इट मीन्स वो टाइप ऑफ सॉलिड किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं अरेंजमेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन लेते हैं अमॉर्फस में और क्रिस्टलाइन में। अमॉर्फस में देखो अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स है उसमें 2 ही तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। एक तो देखो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो सकता है और दूसरा डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स, जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट और डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट को आप थोड़ा इस तरह से लीजिएगा कि सपोज़ हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं, ब्रिक्स ईंटें लेते हैं दीवार बनाने के लिए। आपको पता है कि जब वहाँ से ट्रक वगैरह से उनको ब्रिक्स वगैरह को उतारा जाता है तो एक प्रॉपर शेप में अरेंज करते हैं, या फिर जब हम दीवार बनाते हैं तो उन्हें एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में लगाते हैं। तो वो जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से जो 3D जो स्ट्रक्चर बनता है, जो 3D स्ट्रक्चर जो हमारा जो दीवार बनेगा या ईंटों को अरेंजमेंट करने से जो एक पर्टिकुलर एक जो स्ट्रक्चर जो जनरेट होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट करने से, उसे जो है हम जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। इट मीन्स जिसके अंदर पार्टिकल्स का एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है वो फॉर्म हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है, और जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता वो हमारा क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। जैसे आप उन ईंटों के ढेर को जो है ईंटों के ढेर को बिना ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के ही गिरा दो कहीं कहीं पर, ठीक है, तो ये हमारा सारा केस क्या कहलाएगा, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट कहलाएगा। लेकिन जब आप उनको जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो है अरेंज कर रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर पैटर्न में जब आप अरेंज कर रहे हो तो पर्टिकुलर पैटर्न में जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, तो देखो जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है और जो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है वो हमारा अमॉर्फस सॉलिड में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अरेंजमेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा रेंज का मतलब होता है कि पार्टिकल्स को जो है किस तरह से अरेंज करके हम जो है उस स्ट्रक्चर को जो है जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है ईंटों की हम छोटी दीवार भी बना सकते हैं और बड़ी दीवार भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है उसकी क्लासिफिकेशन को शॉर्ट और एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर पॉसिबल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर।
जो हमारा शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, जैसे आपको पता ही है कि हम ईंटों का चट्टा बनाते हैं, ईंटों को हम वहीं दीवार उस पर गिरा देते हैं, तो एक प्रॉपर जब अरेंजमेंट नहीं होता तो आपको पता है हम उस पर और ईंटें डालेंगे तो वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, वो जब डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है तो वो फैल जाती हैं। इट मीन्स जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होता है, अमॉर्फस सॉलिड जो होता है, अमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कौन सा अरेंजमेंट ऑर्डर होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। फिर है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। देखो आपको पता है जब हम वॉल बनाते हैं, ब्रिक वगैरह का यूज़ करते हैं, तो आपको पता ही है कि वहाँ पर हर एक ब्रिक का जो दूसरी ब्रिक के साथ जो रिलेशन होता है वो एक पर्टिकुलर शेप को, पर्टिकुलर स्पेस को जो है ज्वाइन करता है। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सेम टाइप का रहता है, इसलिए ये सेम टेम्परेचर पर जो है मेल्ट हो जाती हैं। इट मीन्स जो है ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो हमारे पास जो दूसरा केस है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड वाला, उसमें आपको पता ही है कोई ईंट जो है इस तरह से टच में होगी, कोई ईंट जो है इस तरह से करके टच में होगी, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है फोर्सेस का डिफरेंस हो जाता है, इसलिए इन पोर्शंस को जो है मतलब डिस्टर्ब करने के लिए हमें डिफरेंट टेम्परेचर जो है प्रोवाइड करना पड़ता है। ये डिफरेंट टेम्परेचर पर डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट में। इट मीन्स अमॉर्फस सॉलिड के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉलिड के में से डिफरेंट डायरेक्शन में जो है डिफरेंट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती हैं। जैसे देखो या इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, एक हमारे पास आइसो में है, आइसो, और एक दूसरा हमारे पास अनआइसो का केस है, ठीक है। तो आइसो वाले केस में क्या होता है कि ऑल डायरेक्शंस में वो प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। इट मीन्स चाहे हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच उसको स्टडी करें, या फिर हम इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में स्टडी करें, इस और इस पॉइंट के बीच में स्टडी करें, या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में स्टडी करें, यदि वो प्रॉपर्टी सिमिलर इफ़ेक्ट जनरेट करती है तो वो हमारा आइसो की कैटेगरी में आता है। और जब हमारे पास यहाँ का और यहाँ का जो स्टडी है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या कंडक्टिविटी का, वो डिफ़र आ रहा है इसके कंपैरिजन में, जब वो डिफ़र आएगा इसके कंपैरिजन में तो हमारे पास जो है वो क्या नाम है, अनआइसो की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो अनआइसो की कैटेगरीज़ में आते हैं, और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसो की कैटेगरीज़ में आते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लीवेज का बेसिक। क्लीवेज देखो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिएगा कि हम किसी भी सॉलिड को लेके हम जो है यहाँ से प्रॉपर कट करते हैं। यदि प्रॉपर कट करने पर शार्प एजेस जनरेट होते हैं, तो शार्प एज जिस केस में जनरेट होते हैं वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। शार्प एजेस हमारे पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जनरेट होते हैं, ठीक है। और हमारे पास अमॉर्फस में जो है शार्प एजेस जनरेट नहीं होते। आपको एग्जांपल याद होगा, कोई आप रबड़ लेते हैं, इरेज़र जिसे बोलते हो आप, इरेज़र को लेके आप ब्लेड से कट करके देखिएगा। जब आप इसे ब्लेड से कट करके देखेंगे तो उसकी जो एज होती है उसमें जो है इस तरह के स्पेसिस, वो क्या नाम है, शार्प एज ना होने की वजह से इस तरह की कटिंग जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो जिसमें शार्प एजेस नहीं होते हैं वो हमारा अमॉर्फस सॉलिड होता है, और जिसमें शार्प एजेस कटिंग पर जनरेट होते हैं वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट्स, लास्ट है हमारा नेचर ऑफ सॉलिड। नेचर ऑफ सॉलिड को देखो हमारे पास सॉलिड को जो है एक तो सूडो सॉलिड बोला जाता है और एक दूसरा जो है ट्रू सॉलिड होता है। जो हमारे अमॉर्फस होते हैं वो सूडो सॉलिड्स होते हैं, और जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। यहाँ पर इसका एक उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी को लिया है जिसके बेस पे सूडो और ट्रू में कन्वर्ट किया है। देखो जिन सॉलिड्स में फ़्लो करने की टेंडेंसी होती है वो हमारे सूडो सॉलिड्स कहलाते हैं, और ये उसी केस में होता है जब फोर्सेस का एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, तो इट मीन्स ये अमॉर्फस के केस में होता है। और इसका देखो एक गुड एग्जांपल आता है हमारे पास ग्लास। इससे रिलेटेड जो है आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी रीड करेंगे, और ये बोर्ड वगैरह में और स्कूल वगैरह में बहुत पूछा जाता है। जो ओल्ड बिल्डिंग ग्लासेस होते हैं,
जो ओल्ड बिल्डिंग ग्लासेस होते हैं, ओल्ड बिल्डिंग ग्लासेस होते हैं, ये जो है थिकर एट द बॉटम होते हैं, थिकर एट द बॉटम होते हैं। तो इनके थिकर एट द बॉटम होने का रीज़न क्या होता है कि इनमें फ़्लो करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि ग्लास जो है एक अमॉर्फस सॉलिड है और ये एक सूडो सॉलिड है। ये जो ओल्ड बिल्डिंग ग्लासेस होते हैं कि जब लॉन्ग टाइम हो जाता है तो ग्लास जो है धीरे 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 करके नीचे फ़्लो करता रहता है और वो यहाँ पर बॉटम पर थिकर हो जाता है और बीच में से थिनर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड बिल्डिंग ग्लासेस आर थिकर एट द बॉटम, वाई दे आर थिकर एट द बॉटम, तो ये रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक सूडो सॉलिड होता है और इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास वहाँ पर डिफरेंस हो गया था अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में, उसे स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे, अब मैंने आपसे बोला था कि हम पूरे चैप्टर में अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहला केस है हमारे को क्लासीफाई किया गया है आयनिक सॉलिड्स में, मोलिकुलर सॉलिड्स में। मोलिकुलर को क्लासीफाई किया गया है नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सॉलिड्स में। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड्स, ठीक है, और मेटेलिक सॉलिड्स। तो हमारे पास ये कैटेगरी है आयनिक, मोलिकुलर, कोवलेंट और मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन का बेस है। हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि भाई हमें वो कुछ सॉलिड्स देगा और उन्हें हमें जो है अरेंजमेंट, उन्हें जो है क्लासीफाई करना होगा कि वो अमॉर्फस की कैटेगरी में है या क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में है। कुछ हिंट मैं आपको दूंगा, बाकी थोड़ा सा आप अपनी भी अंडरस्टैंडिंग जनरेट कीजिएगा, तो उससे जो है क्वेश्चन वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़े आराम से कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। देखिएगा, जैसे याद होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने एक 10th में क्वेश्चन पढ़ा था कि जो सॉल्ट होता है ये मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में सॉलिड स्टेट की बजाय डिफरेंट तरीके से बिहेवियर करता है। किससे रिलेट, किस प्रॉपर्टी से? कंडक्टिविटी से। याद होगा, कंडक्टिविटी से, क्योंकि जो मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होती है सॉल्ट की वो कंडक्टर होती है और सॉलिड फॉर्म जो है हमारे पास कंडक्टर नहीं होती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, इन टेक्स्ट में जो है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड के क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास 1.3, इसमें क्लासिफिकेशन मांगा गया है, जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके पास वहाँ पे कि उन्हें क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में क्लासीफाई करो। देखो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन के लिए सीधा याद रखिएगा, एक तो सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा, मेटल्स जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएंगे। उसके अलावा देखो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होने की वजह से वो सॉलिड में जा रहा है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, तो ये एक एक्सेप्शन है। यदि मैं इस कैटेगरी को हटा दूं, सॉल्ट और मेटल्स की कैटेगरी को हटा दूं, एक हमारे पास नेफ्थलीन का जो है केस देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, कहीं पर इन्होंने जो है उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिया हुआ है, कहीं पर अमॉर्फस फॉर्म में दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही आता है, लेकिन फिर भी चलो इसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो भी बचेगा सॉल्ट, मेटल और बेंजोइक एसिड के अलावा, नेफ्थलीन को अभी भी मैं डाउट में रख रहा हूँ, अभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्योंकि बुक नहीं है मेरे पास। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड, बाकी जो भी कुछ होगा उसे अमॉर्फस सॉलिड में डाल लीजिएगा। मोस्टली इस वाली कैटेगरी में जो है हमारे पास वो सॉलिड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक वाले सॉलिड्स होते हैं, जिनमें फ्लूइडिटी की कैपेसिटी होती है। ठीक है, वो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे एक्सेप्शन हो गए थे, बेंजोइक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से था। ठीक है, उसके बाद देखो 1.6 जो क्वेश्चन दे रखा है, 1.6 में जो है क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि भाई उसे आयनिक सॉलिड में, मोलिकुलर सॉलिड में, कोवलेंट सॉलिड में, इनमें क्लासीफाई करो। जो आपको पता ही है कि जो हमारे पास ये कैटेगरी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इसमें क्लासीफाई करो। ठीक है, तो देखो हमारे पास याद रखिएगा स्टूडेंट कि सॉल्ट आपको पता ही है आयनिक सॉलिड्स में आते हैं। ठीक है, मेटल और एलॉय जो है वहाँ पे जब आप एग्जांपल रीड करोगे क्लियर हो जाएगा। मेटल और एलॉय जो है मेटेलिक सॉलिड्स में आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक में फिर हमारे पास कैटेगरीज जनरेट होती हैं, नॉन पोलर वाले भी होते हैं। ठीक है, और पोलर वाले भी होते हैं। ये वैसे ये जो है मोलिकुलर सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन है। देखो स्टूडेंट्स, मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखो आप CH4 ले रहे हो,
CH4 है आपके पास, और एक आपने क्या करा, डायमंड लिया। अब देखो यहाँ तो स्टूडेंट्स क्या है कि 4 सिर्फ यहीं पर बॉन्ड है, कार्बन का जो है आपको पता है कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इसका एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। आपको पता है कि सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ऊपर से आपको पता है कि ये जो CH4 है ये नॉन पोलर की कैटेगरी में आता है। याद है नॉन पोलर और पोलर में कैसे क्लासिफाई करेंगे, एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं, याद कीजिएगा। जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, बॉन्ड तो पोलर है बट डायपोल मोमेंट क्या है हमारा, 0 है, तो वो आपको पता ही है नॉन पोलर की कैटेगरी में मॉलिक्यूल आते हैं। तो इनकी ये जो सॉलिड है यानी कि CH4, अब वैसे तो आप कंफ्यूज मत होना, CH4 जो है गैस है, लेकिन वो इसको सॉलिडिफाई करने के बाद आपसे उसका कैटेगरी पूछ रहा है, गैस को सॉलिडिफाई करने के बाद कैटेगरी पूछ रहा है। अब आपसे कहे जी हीलियम किस टाइप का सॉलिड है, अब आप तो को तो बड़ा इरिटेशन होगा कि भाई हीलियम तो गैस होता है, ये कैसे सॉलिड होता है, लेकिन इसको सॉलिडिफाई कर रहा है। आपको पता है कि इसको सॉलिडिफाई तो हम कर सकते हैं, 11th में भी आपने स्टडी किया था, यदि हम टेम्परेचर को लो कर दें यानी कि इनकी थर्मल एनर्जी को कम कर दें, इनके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, तो हमारे पास जो है हीलियम भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये है क्या, हमारे पास नॉन पोलर है, CH4 क्या है, नॉन पोलर है, तो ये हमारे जो है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब देखो हम डायमंड को ले रहे हैं, अब डायमंड भी भले ही आपको कार्बन है, लेकिन आपको पता है कि इसमें ह्यूज नेटवर्क होता है कार्बन की किस वो फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से, कैटिनेशन की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से आपको पता है कि इसमें क्या नाम है, कैटिनेशन की वजह से इसके अंदर लार्ज नेटवर्क जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। तो ये हमारा जो डायमंड है वो कोवलेंट सॉलिड है यहाँ, क्योंकि ईच कार्बन के बीच में चाहे कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर हो, ईच कार्बन दूसरे कार्बन से जो है कोवलेंट नेटवर्क जनरेट करेगा। तो ये हमारा कोवलेंट सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा वहाँ पे क्लासिफिकेशन को, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल भी डाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता ही है, वाटर में होती है, अमोनिया में होती है, या याद होगा फोन वाले केसेस होते हैं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब भी ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो हमें ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटेक्स्ट अनसॉल्व्ड के 1.1 से 1.9 तक क्वेश्चंस को गो थ्रो कर लीजिएगा। चैप्टर बहुत इजी है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से करना, बहुत इजी चैप्टर है। 1.1 से 1.9 किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो स्टूडेंट मेरे को जो है व्हाट्सएप करके पूछ लेना, ठीक है। और NCERT एक्सरसाइज के देखो, NCERT एक्सरसाइज के 1.3 क्वेश्चन में तो क्लासिफिकेशन दे रखी है, उसने शायद टाइप ऑफ सॉलिड्स पूछे हैं, क्रिस्टलाइन की कैटेगरी को पूछा है, भाई मोलिकुलर कौन सा है, पोलर कौन सा है, वो वाला तो देख लीजिएगा वो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज के 1.1 से 1.6 तक डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपको 7 और 8 नहीं करना है, 1.9 क्वेश्चन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक इन क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। कल हम जो है आगे मैं कल आपको नया लेक्चर भेजूँगा, क्योंकि हम ये चैप्टर जो है इस वीक में कंप्लीट करेंगे। इजी चैप्टर है और मैं आपको पार्ट्स में करवा रहा हूँ, एकदम से ज़्यादा पोर्शन एक साथ नहीं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इजी टॉपिक है, रीड कीजिएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।